हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम देखते हैं मानव शरीर तंत्र। क्या देखते हैं? मानव शरीर तंत्र चैप्टर तो सामान्य जीके सामान्य ज्ञान खान सर का है। पॉकेट जीके। पाचन तंत्र। पाचन तंत्र भोजन के अंतग्रह से लेकर मल त्याग तक अंग ग्रंथियां साथ मिलकर काम करती है। पाचन की क्रिया में भाग लेने वाले अंग ग्रंथियां के संयुक्त रूप को पाचन तंत्र कहते हैं। संयुक्त रूप को पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन की क्रिया में भोजन के बड़े एवं जटिल पोषक तत्वों को विभिन्न एंजाइम एवं रासायनिक क्रिया के द्वारा छोटे सरल एवं घुलनशील पदार्थ में परिवर्तन किया जाता है। सभी अंग आहारनाल जैसे आहारनाल जिसे पोषक नाली भी कहते हैं। किसके अंग आहार नाल के क्या कहते हैं? पोषक तत्व भी कहते हैं। पोषक तत्व का भाग होते हैं जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर यानी 32 से 36 फीट है। आहार नाली मुख से शुरू होकर मल द्वार तक विस्तृत होती है। कहाँ से? आहार नाल मुख से शुरू होता है और मल द्वार तक विस्तृत रहता है। आगे देखते हैं। आहार नाल के कार्य। भोजन के पाचन, पचित भोजन का अवशोषण, भोजन को मुख से अपशिष्ट के मल द्वार तक पहुंचना, विभिन्न स्तरों पर संवर्णीय पेशियां भोजन पचित भोजन रस अपशिष्ट की गति को नियंत्रित करती है। क्या करती है? नियंत्रित करती है। जीभ मुख्य गुहा के पृष्ठ भाग में आधार ताल से फ्रेनुलम लिंगुअल या जिह्वा फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ी रहती है। ये द्वारा जुड़ी रहती है। पाचन तंत्र। आहार नाल, मुख्य मुख्य गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत या छूते। छोटी आंत के क्या कहते हैं? क्षुद्रांत भी कहते हैं। बड़ी आंत को बृहदांत्र कहते हैं। बृहदांत दांत कहते हैं। मल द्वार या गुर्दा। मल द्वार या गुर्दा यह मुख से शुरू होता है और कहाँ से मल द्वार तक रहता है, भोजन पचता रहता है। आगे देखते हैं। संबंधित ग्रंथियां। क्या है? संबंधित ग्रंथियां। लार ग्रंथि, यकृत, लीवर या अग्नाशय। अग्नाशय मुख में पाचन, मुख्य गुहा में पाचन दांत एवं जीभ पर होता है। दांत एवं जीभ होता है। लार ग्रंथियां सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर, पैरोडिड पैरोटिड 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 ग्रंथिया में वायरस के कारण सूजन आ जाता है जिसे गलसूगा कहते हैं। पैरोटिड ग्रंथिया में या पैरोटिड ग्रंथिया का मतलब क्या हो गया कि हम आमतौर पर गाल बोलते हैं कि गाल हमारा सूज गया, उसी को क्या कहते हैं? पैरोटिड ग्रंथिया कहते हैं। यह वायरस के कारण इसमें सूजन आ जाता है। इसके कारण वायरस के कारण जिसे गलसूगा कहते हैं। लार में पानी 99% एवं एंजाइम 1% होता है। लार में पानी कितना होता है? तो 99% होता है और एंजाइम 1% होता है। लार में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन? टाइलिन एंजाइम। टाइलिन टाइलिन इसे एमाइलेज भी कहते हैं। एगो लाइसोजाइम टाइलिन और लाइसोजाइम दो होता है। आगे देखते हैं। लाइसोजाइम यह बैक्टीरिया को मारता है। लाइसोजाइम किसको मारता है? बैक्टीरिया को। टाइलिन यह स्टार्च यानी मंड को माल्टोज में बदल देता है। स्टार्च को इसमें माल्टोज में बदल देता है। सर्वप्रथम शरीर में कौन सा? शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है हमारे शरीर में सबसे पहले। मुख्य गुहा में बुलस, भोजन को मुख्य गुहा में क्या कहते हैं? बुलस। आमाशय में क्या कहते हैं? काई। छोटी आंत में क्या कहते हैं? काइल। बड़ी आंत में अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ मनुष्य की रोटी चबाने पर मीठा लगता है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तन हो जाता है। कैसे में? शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का सर्वप्रथम मुंह में पचना होता है। मुंह में पच जाएगा सबसे पहले।
हमारे शरीर में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पचता है, और कहाँ पचता है, तो यह मुंह में इसका पाचन हो जाता है। आगे देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट सर्वप्रथम कहाँ पर मुंह में पचता है, जब भोजन में लार मिल जाता है तब भोजन लसलसा हो जाता है। जब भोजन में लार मिल जाता है तो हमारा भोजन कैसा हो जाता है, लसलसा हो जाता है। ऐसे भोजन को हम बोल से कहते हैं। क्या कहते हैं, बोल। मुंह में भोजन ले ली, लार मिल गया तो उस भोजन को क्या कहते हैं, बोल। लार के पीएच मान कितना होता है, 6.8 होता है। यह अम्लीय प्रकृति का होता है, प्रकृति का होता है। लार में ये माइलेज या टाइलिंग एंजाइम पाए जाते हैं, जो मंड या स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। मुख्य में लाइसोजाइम एंजाइम होता है। मुख्य में कौन सा एंजाइम होता है, तो लाइसोजाइम एंजाइम होता है। मुंह में हमारा लाइसोजाइम एंजाइम होता है। एमाइलेज मंड या स्टार्च का पाचन करता है। एमाइलेज मंड या एथी का किसी का स्टार्च, मंड कहिए चाहे स्टार्च कहिए, एमाइलेज से पाचन होता है। लाइपेज यह वसा का पाचन करता है। लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन कौन करता है, कौन सा एंजाइम करता है, लाइपेज करता है। लाइपेज मनुष्य के शरीर में वसा का पाचन लाइपेज करता है। लार भोजन को अम्लीय रूप प्रदान करता है। क्या करता है, लार जो है भोजन को अम्लीय रूप प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्न प्रकार से होता है। आइए, कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्न प्रकार से, माल्टोज माल्टेज में बदल जाता है, माल्टेज में पाचन होता है। लैक्टोज लैक्टेज में पाचन होता है। सुक्रोज सुक्रेज में पाचन होता है। डाइस्टेच डाइस्टेच एंजाइम का स्रोत लार ग्रंथियां है। डाइस्टेच एंजाइम का स्रोत कौन सा है, तो लार ग्रंथियां है। मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर लार निकलता है। मनुष्य में कितना परसेंट कितना लीटर लार निकलता है, 1.5 लीटर। दांत मनुष्य में दांत 2 बार आता है। एक बार अस्थाई आता है, जो कि अस्थाई आता है, यह 32 होता है। यह 32 होता है। इसे क्या कहते हैं, विषम दंती। इसे क्या कहते हैं, विषम दंती। और अस्थाई, और अस्थाई दांत 20 होता है। यह दूध का दांत होता है, यह टूट जाता है, जिसे द्विबार दंती कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, द्विबार दंती। अस्थाई दांत 32 होता है, जिसे विषमांती कहते हैं। और अस्थाई दांत दूध का दांत होता है, यह 20 होता है, इसे द्विबार दंती कहते हैं। आगे देखते हैं। विषम दंती दांत 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। एक कृतनक, दूसरा रत्नक, चौथा अग्रचंवर, पांचवा चणवर्ग। द्विबार दंती 2 प्रकार का होता है। कितना, 2 प्रकार का है। दूध के दांत 20 को होता है, अस्थाई दांत 32 को होता है। ये जवानी के बाद आता है। ये मतलब जवानी के बाद नहीं, मतलब 15 साल के बाद आने लगता है दूध। दूध के दांत 15 साल बाद पूरा टूट जाता है, यह तब आने लगता है दांत। मनुष्य में विषमंदी दांत 4 प्रकार के होते हैं। विषमंदी दांत कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। कर्तनक जिसे इंसीजर भी कहते हैं, कर्तनक जिसे इंसीजर भी कहते हैं, यह काटने का काम आता है। यह कब आता है, यह कितना होता है, तो 8 है। 8 आता है, 4 एक तरफ 4 एक तरफ, 8 हो जाएगा। यह 6 महीना बाद आ जाता है। बच्चा में जो बच्चा होता है वह जन्म लेने से बाद 6 महीना का होता है, तो 6 महीना में दांत इसका, यह कर्तनक दांत सबसे पहले आने लगता है। रत्नक दांत यह चीरने फाड़ने का कार्य में आता है। रत्नक जैसे काइनिंग, ये चीरने फाड़ने के काम में आता है। यह 4 होता है। यह कब आता है, जब लड़का 2 साल का, जब बच्चा 2 साल का साल में प्रवेश कर जाता है, जैसे 16 या 20 माह में प्रवेश करता है, 16 माह के बाद आने लगता है, यानी 15 महीने के बाद ये बच्चा में रत्नक दांत आने लगता है। आगे देखो जाओ। 4 नंबर अग्रचौवर, जिसे प्रीमोलर भी कहते हैं, चबाने का कार्य करता है। क्या कहता है, यह चबाने का कार्य करता है। यह 8 होता है। कितना होता है, यह 8 होता है। यह दांत 10 से 12 वर्ष की आयु वाले बच्चे में आने लगता है, आ जाता है। पश्च वर्ग दांत मोलर, मोलर यह चबाने का कार्य करता है। यह 12 होता है। 6 एक इधर 6 एक इधर, यह 12 से 15 माह में आने लगता है। पश्च वर्ग दांत, जो कि प्रीमोलर भी कहते हैं, ऐसे मोलर भी कहते हैं। अब देखिए, दांत का अध्ययन को क्या कहते हैं, एंडोक्रिनोलॉजी। एंडोक्रिनोलॉजी क्या कहते हैं, दांत के अध्ययन के एंडोक्रिनोलॉजी कहते हैं। 32वां दांत शन वर्ग या अकल का दांत होता है।
जिसे अवशेषित अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशेषित अंग कहते हैं। आगे देखते हैं। मांसाहारी रत्नक विकसित होता है। मांसाहारी में रत्नक दांत जो है वह विकसित होता है एवं बच्चे में अग्रचर्वण दांत अनुपस्थित रहता है। अग्रचर्वण दांत अनुपस्थित रहता है। दांतों का बाहरी आवरण इनेमल का बना होता है। किसका बना होता है? इनेमल का बना होता है। इनिमल इनी एनेमल एनिमल का बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। हमारे शरीर ये क्वेश्चन बनेगा कि हमारा शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? एनिमल। यह यह जो दांत का बाहरी भाग है, दांतों का बाहरी भाग है, उस एनिमल का बना रहता है। एनिमल का बना एनिमल का बना रहता है। ठीक, एनिमल एनिमल का बना रहता है। दांतों का अधिकतम भाग दांतों का अधिकतम भाग जो डेंटाइन का बना रहता है। किसका? डेंटाइन का बना होता है। इनमें पूछेगा कि दांत का ये बाहरी भाग एनिमल का बना रहता है। हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? एनिमल है। अब पूछेगा कि दांतों का अधिकतम भाग किससे बना होता है? तो डेंटाइन का बना होता है। ठीक, इनमें इनमल का निर्माण कैल्शियम फॉस्फेट एवं कैल्शियम कार्बोनेट्स का निर्माण होता है। कैल्शियम फॉस्फेट एवं कैल्शियम कार्बोनेट्स से निर्माण होता है, द्वारा बनता है, जिसे फ्लोरीन मजबूती प्रदान करता है। जिसे फ्लोरीन मजबूती प्रदान करता है। इसमें फ्लोरीन क्या काम करता है? तो मजबूती प्रदान करता है। गर्तनी या थिकोडेंट मनुष्य के दांत मसूड़े में धंसे हुए होते हैं, इसलिए इन्हें गर्तनी या थिकोडेंट कहते हैं। मनुष्य के दांत कैल्शियम एवं फॉस्फेट का बना होता है। मनुष्य के दांत किससे बना? आम एक में पूछेगा आएगा कि मनुष्य के दांत किससे बना होता है? तो कैल्शियम एवं फॉस्फेट से बना होता है। ठीक, आगे देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मज्जा गुहा यह पल्प कैविटी दांत में पाई जाती है। मज्जा गुहा कहाँ पाई जाती है? दांत में पाई जाती है। दांत का सूत्र है, यह इंसीजर है, यह क्या है? कैल्सी यह दांत का सूत्र है, इंसीजर है, कैनिंग है, प्रीमोलर है, ये मोलर है। प्रीमोलर जो है बच्चा में नहीं रहता है, बचपन में नहीं रहता है। ठीक, आगे देखते हैं। फ्रॉड 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 में 4 प्रकार के दांत होते हैं। इनमें नुकीला एक मूल वाला, दूसरा दांत रत्नक कहलाता है। मूल वाला दांत रत्नक कहलाता है। हाथी के ऊपरी जबड़े का कर्तनक 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 दांत गज गजदंत के रूप में बाहर की ओर निकाला होता है। इसका कहाँ पर? बाहर की ओर निकाला होता है। आगे देखते हैं। तीसरे तीसरे चंवड़ के दांत 20 वर्ष की आयु में निकल जाता है। तीसरा चंवड़ के दांत है जो 20 वर्ष की आयु में निकल जाता है, जिसे अकल का दांत या बुद्धि का दांत भी कहते हैं, जो अधिकतर लोगों में 4 होते हैं। अधिकतर लोगों में कितना? ये 4 गो होता है। अग्र चंवड़ या वर्ण दांत को गाल गाल दांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिक टीथ कहा जाता है। चिक टीथ गाल दांत कहा जाता है। जिभ जिभ लंबी एवं मांस मांसल संरचना होती है। मांसल संरचना होती है। जीभ मांसपेशियों की बनी होती है। जीभ की लंबाई कितना होता है? 3.5 इंच 3 फीट 5 इंच होता है। 3.5 इंच होता है। जीभ पर 900 स्वाद कलियां होती है। कितना? 900 स्वाद कलियां होती है। इसका कार्य क्या है? नियमित शरीर का ताप का नियमित कार्य करना। शरीर इसका इसका काम क्या है? शरीर का ताप का नियमन का कार्य करता है। नियमन का कार्य करना है। आगे देखते हैं। नोट, हमारे शरीर का ताप नियमन जीभ जल तत्व एवं हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। इसे हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। विटामिन B2 की कमी से ग्लोसाइटिस जीभ में सूजन नामक रोग हो जाता है। जीभ के अग्र भाग से मीठे, पार्श्व भाग से खट्टे, मध्य भाग से नमकीन एवं पश्च भाग से कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। ठीक,
अग्र शक्ति ग्रसनी, यह ग्रसनी ऑक्सीजन घाटी द्वारा छिद्र से होते हुए फेफड़े तक पहुंचती है। ऑक्सीजन घाटी द्वारा छिद्र से होते हुए फेफड़े तक पहुंचती है। घाटी द्वार को ढके रहने वाला संरचना को एपीग्लोटस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीग्लोटोक्स ग्लोटोक्स कहते हैं। एपीग्लोटस कहते हैं, जिसे ट्रॉपिक पुलिस भी कहा जाता है। जिसे एपीग्लोटस को क्या कहते हैं? ट्रॉपिक पुलिस भी कहा जाता है। कैसे? तो यह रखने वाले संरचना को, घाटी द्वार को ढके रहने वाले संरचना को क्या कहते हैं? ट्रॉपिक पुलिस भी कहते हैं। भोजन ग्रसनी के निगल द्वारा से ग्रसनिका तक पहुंचाता है। भोजन ग्रसनी के निगलन द्वारा द्वार से ग्रासनी तक पहुंचाता है भोजन को, भोजन ग्रसनी को। आगे देखते हैं। ग्रसिका, ग्रसिका 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। ग्रसिका की दीवारें में क्रमाकुचन गति के कारण भोजन को आमाशय तक में ढकेला जाता है। भोजन को आमाशय तक ढकेला जाता है। क्या? भोजन को आमाशय तक किसके द्वारा ढकेला जाता है? तो ग्रासिका के द्वारा, ग्रासिका के द्वारा। आमाशय यह दो प्रकार का होता है। आमाशय कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार। मनुष्य या मनुष्य की भांति पाचन करने वाला जानवर, ये 3 कक्ष होता है, 3 कक्षक होता है। आमाशय का 3 कक्षक होता है। जुगाली करने वाले जानवर को, जैसे भैंस, गाय, ये सबको 4 कक्ष होता है। आमाशय यानी पेट 4, हमनी के पेट, आमाशय के पेट में हमनी के पेट जोन बा ये 3 कक्ष में बांटल जाला। जौन पशु के पेट गुड़ वो 4 भाग में बांटल गइल बा, 4 कक्ष में। यह वक्ष गुहा में फैली जे आकार की रचना जो 3 भागों में बटी रहती है। इतने जे आकार की संरचना जो 3 भागों में बटी रहती है, वक्ष गुहा में फैली। एक कार्डियक, दूसरा खंडिक मध्य भाग है जो, तीसरा पाइलोरिक, यह पश्च भाग है। पाइलोरिक जो है यह पश्च भाग है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। आमाशय में 2 ग्रंथियां होती है। कितने? 2 ग्रंथियां होते हैं। एक म्यूकस, दूसरा जठर। 2 ग्रंथियां होती है, म्यूकस और जठर। म्यूकस अम्लीय होती है और जठर ग्रंथि से स्रावित एंजाइम जठर रस प्रवाहित करती है। ठीक। म्यूकस यह आमाशय की दीवारों को HCl अम्ल के प्रभाव से बचाता है। HCl अम्ल से प्रभाव से बचाता है। HCl अम्ल के प्रभाव से बचाता है। जठर रस, इसमें NCl अम्ल पाया जाता है। जठर रस में NCl अम्ल पाया जाता है। HCl अम्ल को पाचन अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? HCl जो अम्ल है उसको पाचक अम्ल कहा जाता है। पाचक अम्ल कहा जाता है। तो म्यूकस जो है यह आमाशय की दीवार को पाचक अम्ल के प्रभाव से बचाता है। कैसे? पाचक अम्ल के प्रभाव से। आएगा क्वेश्चन कि आमाशय की दीवार को पाचक अम्ल से कौन बचाता है? प्रभाव से कौन बचाता है? तो म्यूकस। HCl ना देकर के पाचक अम्ल दे देगा। पाचक अम्ल का कार्य क्या है? खाने को सड़ने से बचाता है, बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। पाचक अम्ल जो है बैक्टीरिया को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। ठीक। आमाशय में एंजाइम का सक्रियता करता है, सक्रिय कर देता है एंजाइम को आमाशय। आगे देखते हैं। नोट, प्राकृतिक में सबसे प्रबल अम्ल HCl है। HCl अम्ल का pH मान कितना होता है? 1.5 से 3.5 होता है। 1.5 से 3.5 तक होता है। अम्लीयता अधिक होने के कारण दुगो लवणता की कमी हो जाता है। अम्लीयता अधिक हुई यानी अम्ल अधिक हुई तो लवणता की कमी हो जाए और HCl अम्ल का अत्यधिक स्रावित होने लगेगा। HCl अम्ल का अत्यधिक स्रावित होने लगेगा। अम्लीयता को दूर करने के लिए क्षार प्रति अम्ल का उपयोग किया जाता है। अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्षार या प्रति अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आमाशय में एंजाइम, पेप्सिन, यह प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। पेप्सिन जो है, पेप्सिन
यह प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। दूसरा रेनिन, रेनिन दूसरा रेनिन देखते हैं। रेनिन जो है यह कैसिन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में यानी दही में बदल देता है। रेनिन शिशुओं में पाया जाता है। कैसे? रेनिन शिशुओं में पाए जाने वाला एंजाइम है, शिशुओं में पाए जाने वाला एंजाइम। कैसिन दूध में पाया जाता है, दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कैसिन प्रोटीन पाया जाता है। लाइपेज वसा को वसीय अम्ल का ग्लिसरॉल में बदल जाता है, वसा को वसीय अम्ल के ग्लिसरॉल में बदल जाता है। अमाशय में प्रोटीन वसा का पाचन प्रारंभ हो जाता है। अमाशय में जो प्रोटीन है, प्रोटीन एवं वसा का पाचन प्रारंभ हो जाता है यानी अमाशय में। जबकि इसमें कार्बोहाइड्रेट एवं पाचन नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। इसमें अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। अमाशय की संरचना थैली होती है, एक अलग से इसका थैली होती है जो प्रोटीन का सर्वाधिक क्या करता है, जो कि प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन अमाशय में होता है। अमाशय में भोजन के पचाते हुए जठर रस पाया जाता है। भोजन को पचाते हेतु जठर रस पाया जाता है। भोजन को पचाने जो एंजाइम का स्त्रावण करता है, जो कि एंजाइम का स्त्रावण करता है। अमाशय में पचित भोजन का काइम कहलाता है। क्या कहता है? काइम कहलाता है। अमाशय में पचित भोजन को काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। अमाशय में भोजन के रुकने का अवधि लगभग 4 घंटे होता है। अमाशय में भोजन के रुकने का अवधि कितना होता है? 4 घंटे होता है। अमाशय में ऑक्सीटिक कोशिकाओं द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकाला जाता है। अमाशय में किस कोशिकाओं द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकाला जाता है? तो ऑक्सीट कोशिकाओं द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकाला जाता है अमाशय में से। ठीक नो। यकृत डायोडेनम ग्राहणी से यकृत एवं अमाशय जुड़े हुए हैं। यकृत में पित्ताशय पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पित्ताशय पाया जाता है। पित्ताशय से एक अधिक 700 ml से लेकर के 1000 ml पित्त रस स्रावित होता है। इसकी प्राकृतिक क्षारीय होती है। इसकी प्रतिकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। पित्त रस का पीएच मान कितना होता है? पित्त रस का पीएच मान 7.7 होता है। पित्त रस के द्वारा वसा का पाचन किया जाता है। इसके पित्त रस के द्वारा वसा का पाचन किया जाता है, अर्थात वसा के बड़े कणों को छोटे कणों में बदलने का कार्य करता है। वसा के बड़े कणों को छोटे कणों में बदलने का कार्य कौन करता है? तो पित्त रस करता है। पित्त रस वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन कौन करता है? तो पित्त रस। वसा का पित्त रस का पीएच मान कितना होता है? तो 7.7 होता है। इसकी प्राकृतिक क्षारीयता होती है। पित्त रस की प्रकृति की कैसा होती है? क्षारीयता होती है, यानी तीखा होता है पित्त रस। आगे देखते हैं। पित्त रस वसा का पाचन एमसीकरण या पायसीकरण द्वारा करता है। एमसीकरण या पायसीकरण द्वारा करता है। पित्त रस जो है वसा का पाचन एमसीकरण या एमलीसीकरण या पायसीकरण द्वारा करता है। पित्त रस में 2 वर्णक पाए जाते हैं। कितने वर्णक पाए जाते हैं? 2 वर्णक। एक बिलिरुबिन, यह पीला होता है। बिलिरुबिन कैसा होता है? पीला होता है। पित्त रस में 2 वर्णक पाए जाते हैं, एक बिलिरुबिन, दूसरा बिलिवर्डिन। यह पीला होता है, यह हरा होता है। बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने से पीलिया होता है। बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने से क्या होता है? पीलिया होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथियां यकृत है। लीवर का अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहलाता है। लीवर के अध्ययन को क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी कहलाता है। हेपेटोलॉजी में किया जाता है। सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत है। सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? यकृत है। यकृत है।
सबसे बड़ा ग्रंथि या यकृत है। आंतरिक अंग यकृत है। लंबाई के अनुसार तत्व शरीर के सबसे बड़ा त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। लंबाई के अनुसार सबसे बड़ा त्वचा है। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा है। सबसे बड़ा अंग माना जाता है। यकृत का भार लगभग 1.67 केजी होता है। यूरिया को अमोनिया में यकृत बदलता है। यूरिया को अमोनिया में कौन सा बदलता है? तो यकृत बदलता है। आगे देखते हैं। यकृत में निराविष्करण की क्रिया होती है। यकृत में निराविष्करण की क्रिया होती है। यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में। यूरिया जो है अमोनिया में यकृत जो है यूरिया को अमोनिया में परिवर्तन कर देता है, बदल देता है। यकृत की कोशिकाओं से पित्त का स्त्राव यानी बहाव होता है। पित्त का बहाव होता है। यकृत की कोशिकाओं से पित्त का बहाव स्त्रावित होता है। पित्त में जल 85% एवं पित्त वर्णक 12% होता है। पित्त वर्णक यकृत की भक्षी कोशिकाओं से बनते हैं। जो पित्त रस है, पित्त वर्णक है, यकृत की भक्षी कोशिकाओं से बनता है। पित्त रस का मुख्य कार्य भोजन को क्षारीय बनाना होता है। पित्त रस का मुख्य कारण क्या है? भोजन को क्षारीय बनाना है तथा यह वसा को भी पायसीकृत करता है। यह वसा को भी पायसीकृत करता है। पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है, ठीक। जबकि पित्ताशय में पित्त रस संग्रहित होता है। पित्त रस तो यथी हो जाता है, यकृत में बन जाता है, लेकिन संग्रहित इकट्ठा कहाँ रहता है? तो पित्ताशय में। इकट्ठा कहाँ रहता है? तो पित्ताशय में रहता है, ठीक। पित्त रस कहाँ बनता है? यकृत में बन जाता है, लेकिन पित्त रस इकट्ठा कहाँ रहता है? तो पित्ताशय में रहता है। यकृत में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा रहता है। यकृत में ग्लूकोज किसके रूप में इकट्ठा रहता है? तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। यकृत में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। आगे देखते हैं। मनुष्य में भोजन संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। मनुष्य में भोजन संचय किसके रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अमोनिया प्रोटीन के कारण बनता है। अमोनिया किसके कारण बनता है? तो प्रोटीन के कारण बनता है। अमोनिया किसके कारण बनता है? तो प्रोटीन के कारण बनता है। अमोनिया पूछेगा कि अमोनिया किसके कारण बनता है? तो प्रोटीन के कारण अमोनिया बनता है। मनुष्य शरीर का प्रमुख उपचायिक अंग यकृत है। मनुष्य मनुष्य में शरीर का प्रमुख उपचायिक अंग कौन सा है? तो यकृत है। लीवर वसा में घुलनशील विटामिन से भरपूर स्रोत होता है। लीवर है, लीवर वसा में घुलनशील विटामिन से भरपूर स्रोत होता है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा यकृत द्वारा कार्बोहाइड्रेट में बदल दिया जाता है। ठीक है, प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा यकृत द्वारा कार्बोहाइड्रेट में बदल दिया जाता है। प्रोटीन के कार्बोहाइड्रेट में किस अंग द्वारा, हमारे शरीर में किस अंग द्वारा बदल दिया जाता है? तो यकृत के द्वारा। यकृत में पुनरुत्पादन भवन की क्षमता सर्वाधिक होती है। यकृत में पुनर्निर्माण की क्षमता अधिक होती है। पुनर्निर्माण की क्षमता अधिक होती है। न्यूनतम पुनर्नवीन की क्षमता मस्तिष्क में पाई जाती है। और सबसे कम क्षमता किसमें पाई जाता है? पुनर्निर्माण की क्षमता मस्तिष्क में पाई जाती है। एल्कोहल या शराब पीने से यकृत में सिरोसिस नामक रोग हो जाता है। एल्कोहल या शराब पीने से हमारे यकृत में कौन सा रोग हो जाता है? सिरोसिस सिरोसिस नामक रोग हो जाता है। एल्कोहल या शराब पीने से कौन सा रोग हो जाता है यकृत में? तो सिरोसिस नामक रोग हो जाता है। इसलिए शराब नहीं पीना चाहिए। अग्नाशय सबसे बड़ी मित्र ग्रंथि या अग्नाशय है। मिश्रित ग्रंथि या अग्नाशय है। यह अंतःस्रावित एवं बाह्य स्रावित दो प्रकार की होती है। अंतःस्रावित एवं बाह्य स्रावित दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की ग्रंथियां है। यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथियां है।
यू आकार की 6 से 8 इंच लंबी ग्रंथियां है। यह कैसी कौन सी आकार में रहती है? तो यू आकार में दिखती है। इसका भार 80 ग्राम का होता है। इसका भार 80 ग्राम का है। अग्नाशय रस में 3 प्रकार के एंजाइम ट्रिप्सिन ट्रिप्सन ट्रिप्सन एमाइलेज एवं लाइपेज पाए जाते हैं। 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ट्रिप्सन एमाइलेज लाइपेज 3 प्रकार के एंजाइम पाया जाता है। किसमें? अग्नाशय रस में। अग्नाशय रस में ट्रिप्सिन प्रोटीन तथा पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स में तथा पॉलीपेप्टाइड्स तथा एमिनो अम्ल में बदल देता है। एवं प्रोटीन तथा प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है तथा पेप्टोन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। कौन सा? ट्रिप्सिन। एमाइलेज मंड या स्टार्च को घुलनशील शर्करा में बदल देता है। एमाइलेज जो है ये एमाइलेज यह मंड या स्टार्च को घुलनशील शर्करा में बदल देता है। आगे देखते हैं। इंसुलिन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इसके इंसुलिन जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बनाने के क्रिया को नियंत्रित करता है। अग्नाशय रस की अत्यधिक क्षारीयता सोडियम कार्बोनेट के कारण होता है। अत्यधिक क्षारीयता किसके कारण होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है। भोजन के स्वर्गीकरण की अवधि भोजन की अस्वीकरण की अवधि को पॉलीपेप्टाइड हार्मोन सेमोस्टेटिन द्वारा बढ़ाया जाता है। सेमोस्टेटिन द्वारा बढ़ाया जाता है। पॉलीप्लाइड हार्मोन एवं सेमोस्टेटिन द्वारा बढ़ाया जाता है। लैंगरहैंस की द्वीपिका लैंगरहैंस की द्वीप एक अग्नाशय का भाग है। यह एक अग्नाशय का भाग है। इसकी खोज लैंगरहैंस नामक चिकित्सक शास्त्री के द्वारा की गई थी। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? लैंगरहैंस नामक चिकित्सक शास्त्री के द्वारा की गई थी। लैंगरहैंस के अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन, इसके बीटा कोशिका से इंसुलिन एवं गामा कोशिका से सेमोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। ठीक, इससे लैंगरहैंस के अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन हम इसके बीटा कोशिका से इंसुलिन एवं गामा कोशिका से कौन सा? सेमोस्टेटिन नामक कोशिका हार्मोन निकलता है। ठीक, आगे देखते हैं। अग्नाशय का कार्य क्या है? अग्नाशय का कार्य क्या है? अग्नाशिका रस स्रावित करता है। अग्नाशिका रस क्षारीय प्रकृति का होता है। अग्नाशिका जो रस है, अग्नाशिकीय रस, यह क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका पीएच मान 8.3 होता है। बहुत क्षारीय होता है। अग्नाशिय रस एक दिन में 2 लीटर स्रावित होता है। अग्नाशिय रस जो है एक दिन में 2 लीटर स्रावित होता है। स्रावित यानी इसका निर्माण होता है। इसमें पूर्व पाचक रस कहा जाता है। इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। एंजाइम ट्रिप्सन यह प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। ट्रिप्सन जो है यह प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। एमाइलेज यह स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। एमाइलेज यह स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। लाइपेज यह वसा को वाषीय अम्लीय एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है। वाषीय अम्ल में बदल देता है। आगे देखते हैं। छोटी आंत, इसकी कुल लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। यह तीन प्रकार के भागों से बनी होती है। डायोडेनम ग्रहणी, जेजुनम अग्र क्षुद्रांत
इलियम क्षुद्रांत, ये 3 प्रकार के इलियम, जेनुनम, डायोडेनम। डायोडेनम जेनुनम में पाचन नहीं होता है, यह जेनुनम में पाचन नहीं होता है। इलियम क्षुद्रांत, इसमें पाचन पूर्ण होता है, पूर्ण हो जाता है, यहाँ पर पाचन पूर्ण हो जाता है। छोटी या 3 भाग में बांटा है। जेजुनम में पाचन नहीं होता है, इसमें पाचन नहीं होता है, इसमें खाली आ जाता है। अब एकरा आगे बढ़ता है इलियम में, तो इलियम में क्या हो जाता है, इसमें पाचन पूर्ण हो जाता है। इलियम में पाचन पूर्ण हो जाता है, यानी हमारा भोजन छोटी आंत में पच जाता है, पूर्ण पाचन पूर्ण हो जाता है छोटी आंत में। अब चलते हैं आगे देखते हैं। छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग जेजुनम होता है। जेजुनम होता है। सबसे लंबा भाग इस इलियम होता है। सबसे लंबा भाग क्या होता है, इलियम होता है। छोटी आंत आहार नली का सबसे बड़ा भाग है। छोटी नली जो है आहार नली का सबसे बड़ा भाग है। एंजाइम लैक्टोज, यह लैक्टोज दूध की शर्करा को यह लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में बदल देता है। लैक्टोज जो है ग्लूकोज एवं लैक्टोज में बदल देता है। लैक्टोज जो है एंजाइम जो है लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में बदल देता है, यानी 2 भाग में कर देता है। एंजाइम जो है लैक्टोज को 2 भाग में कर देता है, ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में बदल देता है। सुक्रोज, यह ग्लूकोज फ्रैक्टोज में बदल देता है, ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज में बदल देता है। सुक्रोज जो है सुक्रेज को गन्ने की शर्करा को ग्लूकोज फ्रैक्टोज में सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। जो फ्रैक्टोज है यह सबसे मीठी ऐसी है शर्करा है, में बदल देता है सुक्रोज। माल्टोज, यह माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। माल्टोज जो है यह माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। एरिप्सिन यह पैलीपेप्टाइड्स को अमीनो अम्ल में बदल देता है। पैलीपेप्टाइड्स को एमिनो अम्ल में बदल देता है। आगे देखते हैं। लाइपेज, यह वसा को वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है। लैक्टोज बड़ी आंत, यह 1.5 मीटर यानी 5 फीट लंबी है एवं 2 इंच चौड़ी है। 5 फीट लंबी है, 2 इंच चौड़ी है। इसके 3 भाग है। सिक्कम या एप्टेडिस का दर्द, अपेंडिक्स का दर्द इसे कहते हैं सिक्कम। कोलन, इसे अपशिष्ट पदार्थ से पाचन का अवशोषण करता है। रेडिक्ट, एक चीज ये जिज्ञास लोग रहा है, अपेंडिक्स जो होता है यह बड़ी आंत में हमेशा होता है। अपेंडिक्स बड़ी आंत में होता है। अपेंडिक्स जो रोग है यह बड़ी आंत में हमेशा होता है। किस आंत में, अपेंडिक्स किस आंत में होता है, तो बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें केवल जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत अंत में अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है। अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिन्हें माइक्रोविल्लाई कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, माइक्रोविल्लाई कहते हैं। बड़ी आंत को क्या कहते हैं, माइक्रोविल्लाई कहते हैं। किस कारण, अंगुलीनुमा संरचना के कारण इसे माइक्रोविल्लाई कहते हैं। इसमें भोजन पचता नहीं है, छोटी आंत में पच जाता है। इसमें सिर्फ जल को अवशोषित यानी जल को सोख लेता है, जल को सोखता है। बढ़िया भोजन को जल से सोखता है, जल का अवशोषण करता है। आगे देखते हैं। माइक्रोविला, माइक्रोविला अपशिष्ट से जल का अवशोषण कर देती है। अपेंडिक्स और अपशिष्ट को मलाशय में धकेल देते हैं। अपेंडिक्स को और अपशिष्ट पदार्थ को, भोजन के जो अपशिष्ट पदार्थ इस जल सोख लेता है, और बाकी जो है अपेंडिक्स और मलाशय को मलाशय में धकेल देता है अपशिष्ट को। ठीक। सेलुलोज का पाचन सिक्कम में होता है। सेलुलोज का पाचन कहाँ पर, सिक्कम में होता है। संगमारुपी बृहद्रांत बड़ी आंत का भाग है। संगमारुपी बृहद्रांत का बड़ी आंत भाग है। बड़ी आंत का कार्य सीमक, बड़ी आंत का कार्य सीमक, इसका मानव शरीर में कोई कार्य नहीं है तथा इसमें अपेंडिक्स का दर्द होता है। शाकाहारी जानवरों में सेलुलोज का पाचन
सिक्कम में होता है। कोलन, यह अपशिष्ट पदार्थ में से पानी को अवशोषित करता है। अपशिष्ट पदार्थ में पानी को अवशोषित कर देता है। जैसे नोट, हैजा कोलन को प्रभावित करता है। हैजा जो है कोलन को प्रभावित करता है। आगे देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अब श्वसन तंत्र है। क्या है? श्वसन तंत्र। अब इसको श्वसन तंत्र बाद में करेंगे। श्वसन तंत्र अब अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कीजिए तब तक के लिए समय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।